बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे फ़र्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को। फ़र्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दरअसल क्या है, ये बेस करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। यानी ये हमें लॉ ऑफ एनर्जी की कंजर्वेशन के बारे में बता रहा है। तो ये हम शुरू से ही लॉ पढ़ते आ रहे हैं कि क्या होता है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब ये है कि हम क्या कर सकते हैं, जो एनर्जी होती है ना तो हम उसको खुद से पैदा कर सकते हैं, ना ही उसे बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। बस उसे क्या करते हैं कि वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि अगर कोई केमिकल एनर्जी है तो वो किसके अंदर चेंज हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। अब ऐसा नहीं है कि वो केमिकल एनर्जी जो है ना वो ख़त्म होकर कहीं गायब हो गई है, नहीं, वो दूसरी फॉर्म के अंदर फिर से अपेयर हो गई है। अब अगर वो जो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर आई है तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी खुद से पैदा नहीं हुई, बल्कि वो कहाँ से आई है, किसकी फॉर्म है, यानी वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर चेंज हुई है, ये वहीं से आई है, सिर्फ फॉर्म चेंज हुई है, ना तो उधर से ख़त्म हुई है ना तो इधर से खुद से पैदा हुई है। तो ये तो थी एक जर्नल से एग्जांपल कि एनर्जी किस तरीके से कंजर्व रहती है। अब हम थर्मोडायनामिक्स में आते हैं, जो हमारा अपना मेन टॉपिक है, जिसमें हम सराउंडिंग और सिस्टम को देखते हैं। तो हम जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करेंगे वो सिस्टम और सराउंडिंग के हिसाब से करेंगे कि द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम एंड सराउंडिंग इज़ कंजर्व्ड। मतलब जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है उसके बीच और उसके सराउंडिंग के बीच जो एनर्जी होती है, जो टोटल एनर्जी होती है, वो कंजर्व्ड रहती है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है। अब सवाल यहाँ ये होता है कि हमने यहाँ आइसोलेटेड सिस्टम क्यों कहा है, क्योंकि पीछे हम पढ़ चुके हैं कि जो ओपन सिस्टम होता था वहाँ पे जो एनर्जी होती थी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़ीरो नहीं आता था, उसमें जो क्या होती थी, एनर्जी के अंदर चेंज आता था सिस्टम और सराउंडिंग के बीच। ठीक है, टोटल एनर्जी कंजर्व नहीं रहती थी, ना ओपन सिस्टम में ना क्लोज सिस्टम में, सिर्फ आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर कंजर्व रहती है। इसलिए यहाँ हम सिर्फ आइसोलेटेड सिस्टम को ही लेंगे। अब एक जनरल से एग्जांपल लेते हैं, ये ऐसे सपोज करते हैं हमारे पास क्या है, ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग है। सिस्टम की जो पहले एनर्जी थी, सपोज करते हैं वो 40 जूल थी और सराउंडिंग की थी 60 जूल। अब कुछ देर के बाद जो एनर्जी थी वो सराउंडिंग से सिस्टम में के अंदर चली गई। मतलब ये पहले 60 थी और ये 40 थी, तो टोटल सिस्टम और सराउंडिंग की कितनी है, 100 जूल है। अब थोड़ी देर के बाद सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर चली गई एनर्जी, सपोज करते हैं हम 20 जूल, और पीछे इधर कितनी रह जाएगी, इधर रह जाएगी 40। अब देखिए यहाँ पे 20 प्लस 40 इसकी कितनी हो गई, 60 जूल हो गई, और इसकी कितनी, 40 जूल। अब अभी भी सिस्टम और सराउंडिंग 60 प्लस 40, अभी भी तो इसके अंदर कितनी है तो अभी भी इसकी टोटल एनर्जी पहले भी, बिफोर और आफ्टर कितनी है, 100 जूल। कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यानी सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, सिस्टम से सराउंडिंग में चली गई, या ऐसा भी हो सकता है सराउंडिंग से सिस्टम में चली जाती है एनर्जी। वो सराउंडिंग की एनर्जी कहीं ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि वो सिस्टम में अपेयर हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह जो सिस्टम में अपेयर होती है वो खुद से नहीं आती, बल्कि वो सराउंडिंग से आती है। दोनों केसेस में पहले भी उसकी 100 जूल थी, बाद में भी जब एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ तब भी कितनी गई, 100 जूल हुए। सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गई, लेकिन एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हुई और सिस्टम के अंदर खुद से नहीं आई, बल्कि सराउंडिंग से ही आई है। कल हमने बहुत डिटेल के अंदर पढ़ा था कि जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच जो एनर्जी का एक्सचेंज होता है वो हमेशा दो फंडामेंटल वेज से होता है, या तो वो आता है हीट की फॉर्म में, या फिर वो किसकी फॉर्म में आता है, वर्क की फॉर्म में आता है। तो यहाँ पे भी हम यही करें कि हमने जो सिस्टम लिया हुआ है, सिस्टम की क्या होती है, इंटरनल एनर्जी, कि अगर उसकी हमने इंटरनल एनर्जी चेंज करनी है तो उसको हम दो फॉर्म से चेंज कर सकते हैं। या तो हम उस सिस्टम को क्या दे देते हैं, हीट एडिड टू द सिस्टम, उस सिस्टम के अंदर हम हीट ऐड कर देंगे तो उसकी जो एनर्जी होगी वो चेंज हो जाएगी, पहले E1 थी तो फिर E2 हो जाएगी। या हम क्या करते हैं कि उस सिस्टम के ऊपर कोई काम कर देते हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम, तब भी उसकी एनर्जी जो होगी वो चेंज हो जाएगी। तो इंटरनल एनर्जी के अंदर जो हम चेंज ला सकते हैं वो किसी भी सिस्टम की कैसे ला सकते हैं, दो तरीके से। या तो उस सिस्टम को हीट सप्लाई कर दें, हीट एडिड टू द सिस्टम, क्योंकि सिस्टम के अंदर हीट हमने ऐड की है, सिस्टम ने कोई काम नहीं किया, इसलिए इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। या उस सिस्टम के ऊपर कोई काम कर दें, सिस्टम ने कोई काम नहीं किया, सिस्टम पर काम किया गया है, इसीलिए जो इसका साइन आया है वो भी पॉजिटिव आया है। तो आपने हमेशा याद रखना है कि जो सिस्टम होता है ना तो वो अपनी एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ना ही वो ना ही वो डिस्ट्रॉय कर सकता है, ना ही वो क्रिएट कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ वो उसको एक्सचेंज कर सकता है अपने सराउंडिंग के साथ इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड वर्क।
अब देखें, अब हम इसको एक सिलेंडर की मदद से वो करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास गैस है, गैस हमारी क्या है, इसको हमने सिस्टम कंसिडर कर लिया है कि ये हमारा एक सिस्टम है, ठीक है। अब एक सिस्टम है, उसके अंदर क्या है, उसकी ये सारी की सारी इंटरनल एनर्जी है। सपोज़ करते हैं कि इसकी जो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू है वो है E1। अब हम क्या कर देते हैं, सराउंडिंग से इसको हीट सप्लाई कर देते हैं। ये क्यू अमाउंट ऑफ हीट हमने इसको सप्लाई की है, या कुछ इसके ऊपर वर्क डन कर देते हैं, यानी डब्ल्यू हमने इसके ऊपर काम कर दिया। तो जो जब ये इसको हीट सप्लाई करेंगे और इसके ऊपर क्या करेंगे, इसको वर्क डन करेंगे, तो इसकी जो इंटरनल एनर्जी होगी वो चेंज हो जाएगी। वो E1 से किस में चेंज हो जाएगी, वो फिर चेंज हो जाएगी E2 के अंदर। क्यों? क्योंकि हीट सप्लाई करने से उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसका टेम्परेचर बढ़ेगा ना, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ज़ाहिर है उसकी काइनेटिक एनर्जी, जो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसके काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, उनकी मोशन बढ़ जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है जो इंटरनल एनर्जी होती है वो भी इन्हीं चीज़ों के ऊपर तो डिपेंड करती है। इंटरनल एनर्जी सम होता है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का, यानी हीट सप्लाई करने से या सिस्टम के ऊपर काम करने से जो सिस्टम की एनर्जी थी वो क्या होगी, बढ़ गई है। तो पहले E1 थी तो बाद में E2 हो गई है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी E2, क्योंकि बाद में ज़्यादा होगी इसलिए ज़्यादा वैल्यू पहले लिखेंगे, E2 माइनस E1 हो गई है। ये E2 माइनस E1 आई कैसे है, जब हमने इसके ऊपर क्या किया है, हीट सप्लाई की है, या जब हमने इसके ऊपर क्या किया, वर्क डन किया है। इसीलिए जो हम वैल्यू लिखते हैं हमेशा डेल E इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी। जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है वो किससे आता है, जब हम इसके ऊपर क्या करते हैं, हीट सप्लाई करते हैं या इसके ऊपर वर्क करते हैं। तो यही वाली फॉर्म, इसीलिए इसका फार्मूला ये आता है डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, अभी तो जब हमने ये एग्जांपल लिया तब इसका जो पिस्टन था वो मूवेबल पिस्टन था, यानी पिस्टन क्या कर रहा था, या इसको हम ये एक्सपेंड हो रही थी गैस या फिर कंप्रेस हो रही थी। लेकिन अब हमने क्या किया कि जो पिस्टन था उसको हमने फिक्स्ड कर दिया, पिस्टन को फिक्स कर दिया। तो जब पिस्टन फिक्स्ड होगा ना, पिस्टन क्या करेगा, मूव नहीं कर सकेगा, तो जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारे पास क्या आता है, डेल ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब हम हीट किसके ऊपर सप्लाई कर रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, ये क्यू वी हो जाएगा। जब हम हीट सप्लाई कर रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, ये हीट है, ये हम सप्लाई कर रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, जो हीट होती है वो किस में चेंज हो जाती है, एक तो इंटरनल एनर्जी के अंदर, और दूसरा जो सिस्टम होता है वो पिस्टन को ऊपर करता है, यानी सिस्टम क्या करता है, इस तरीके से प्रेशर एग्जर्ट करता है कि जो पिस्टन होता है वो ऊपर की तरफ हो जाता है। लेकिन अब तो पिस्टन फिक्स्ड है, अब तो कोई काम हो ही नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे कि जो वर्क किसके बराबर होता था, प्रेशर वॉल्यूम वर्क के, पी एक्सटर्नल डेल वी के। चेंज इन वॉल्यूम क्या आ रहा है, ज़ीरो। क्यों ज़ीरो आ रहा है, क्योंकि पिस्टन फिक्स्ड है, ठीक है। जब पिस्टन फिक्स्ड है तो वॉल्यूम के अंदर कोई चेंज नहीं आ रही, वही वॉल्यूम है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो, तो डेल यू के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम हीट सप्लाई करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, तो वो जो सारी की सारी हीट होगी वो सिर्फ और सिर्फ किस में यूज़ हो जाएगी, कि जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी होगी उसको चेंज करेगी, कोई वर्क डन नहीं होगा सिस्टम से, ठीक है, नो वर्क डन। तो बस आपने ये समझना है कि जब हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, यानी जब पिस्टन फिक्स्ड होगा, तो जो हम सप्लाई करेंगे हीट वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में यूज़ होगी, वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो है। देखिए, हम अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को समझ लेते हैं, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म का असर। जो हमारे पास फर्स्ट लॉ है वो कहता है डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यानी जो इंटरनल एनर्जी होती है किसी भी सिस्टम की वो कैसे चेंज होगी, जब हम उसको क्या सप्लाई करेंगे, हीट सप्लाई करेंगे उस सिस्टम को, तब भी उसकी जो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू होगी जो पहले थी उसके बाद वो चेंज वैल्यू आ जाएगी। दूसरा क्या हो सकता है, या हम उस सिस्टम के ऊपर कोई वर्क कर दें, यानी कि इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के यही दो तरीके हैं। या तो आपने एक सिस्टम की एनर्जी है उसको चेंज करना है, आप दो काम करें, या तो उस सिस्टम को क्या कर दें, हीट सप्लाई कर दें, उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी, या आप उसके ऊपर कोई वर्क डन कर दें तब भी वो चेंज हो जाएगी। जो दूसरी हम बात कर रहे हैं वो ये है कि जब हम किसी भी सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं तो वो दो काम करती है। एक तो वो जो हीट होती है, क्यू अमाउंट ऑफ हीट अगर हमने इसको सप्लाई की है, अगर हमारे पास है ये मूवेबल पिस्टन,
तो वो दो काम करेगा। एक तो इसकी जो इंटरनल एनर्जी होगी सिस्टम की, गैस की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगी। दूसरा, गैस क्या करेगी कि जिस एनर्जी को उसने अब्जॉर्ब किया है वो उसको यूज़ करेगी ये जो पिस्टन है इसको मूव करने में, यानी कुछ सिस्टम भी वर्क करेगा। लेकिन अगर हम क्या कर दें, वॉल्यूम कांस्टेंट रख दें। वॉल्यूम कांस्टेंट हम कैसे रख सकते हैं? जब हम इस पिस्टन को फिक्स्ड कर दें। जब हमने इस पिस्टन को फिक्स्ड कर दिया है तो ये पिस्टन अब मूव नहीं कर सकता, ये मूवेबल पिस्टन नहीं रहा। अब जब हम इसको हीट सप्लाई करेंगे, ये जो हीट होगी वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगी, इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगी। क्यों? क्योंकि जो काम हो रहा था ना, सिस्टम क्योंकि काम कर रहा था ना हीट अब्जॉर्ब करने के बाद, -W की वैल्यू थे। अब क्या हो गया, सिस्टम जब काम करता है तो उसकी वैल्यू क्या आती है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो चेंज इन वॉल्यूम तो हो ही नहीं रहा, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा क्योंकि पिस्टन फिक्स्ड है। तो इसकी वैल्यू जब हम पुट करेंगे ज़ीरो हो जाएगी। डेल यू इज इक्वल टू -P मल्टीप्लाई बाई ज़ीरो, तो ये आ जाएगा Q इज इक्वल टू डेल यू QV। क्योंकि जब हम हीट सप्लाई करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, तो जब हम हीट कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर सप्लाई करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा, उसकी वो वर्क कोई नहीं करेगा। ये सिर्फ हम हीट की सप्लाई करें। लेकिन अगर बाहर से कोई काम हो रहा होगा ना, तब उसकी क्या होगी, इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। जब हम सिस्टम के ऊपर काम करेंगे, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, तब भी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। लेकिन अगर हम जब हीट सप्लाई करेंगे तब भी क्या होगी, इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। ये सिर्फ आखिर में जो मैंने पॉइंट बताया कि जब हम हीट सप्लाई करते हैं ना, तो हीट दो काम करती है। एक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाती है, एक जो सिस्टम होता है वो उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके पिस्टन को भी मूव करवाता है। लेकिन ये आपने याद रखना है, जब आपके पास कोई न्यूमेरिकल में आपका आ जाए कि हीट सप्लाई की गई है कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, तब आप ये फार्मूला लगाएंगे QV इज इक्वल टू डेल यू। तब जो हीट होगी वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में यूज़ होगी, कोई वर्क डन नहीं होगा।